हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं करवा रही हूँ आपको कुछ एमसीक्यूज़ रिलेटेड टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सॉरी कि आपको हम वीडियोस नहीं ला पाए बिकॉज़ थोड़ा तबीयत ख़राब थी इस वजह से। तो आज हम फिर से शुरू करेंगे अपना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ हैं हमारे JKPSC लेक्चरर के लिए। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। द एमरजेंस ऑफ अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज एसोसिएटेड विद अमेरिकन सोसाइटी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या मिनरो बुक कॉन्फ्रेंस। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसका एमरजेंस कहाँ से शुरू हुआ? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज मुनरो ब्रुक कॉन्फ्रेंस। चलिए नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एवोल्यूशन ऑफ द स्टडी ऑफ द कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन आर। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द एवोल्यूशन ऑफ द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स? ठीक है, इन एडुकेसी ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच, राइज ऑफ द न्यू टेक्निक्स एंड कॉन्सेप्ट ऑफ रिसर्च, डिजायर टू डेवलप कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज एन इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट या ऑल ऑफ द अबव। सो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सारे फैक्टर्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द एवोल्यूशन ऑफ द स्टडी ऑफ द कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। ठीक है, चलिए कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट है A.V. Dicey has been given classical exposition of the rule of law in his book, यानी कि A.V. Dicey ने कहाँ पे रूल ऑफ लॉ के बारे में बताया है? कौन सी बुक में उन्होंने रूल ऑफ लॉ के बारे में बताया है? इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जस्टिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ए कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है कि A.V. डाइसी ने कहाँ पे कौन सी बुक में अपनी रूल ऑफ लॉ के बारे में बताया है? तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू वेबर कैरिस्मेटिक अथॉरिटी? चलिए, इट इज़ बेस्ड ऑन द एक्सेप्शनल क्वालिटीज़ ऑफ द लीडर। मतलब इसमें से नॉट करेक्ट, देखिए क्वेश्चन को पढ़ेंगे ना जब आप, तो इसमें यहाँ पे ये देखना होता है क्या लिखा हुआ है, करेक्ट लिखा हुआ है, नॉट करेक्ट लिखा हुआ है, ये सब चीज़ें देखनी होती है। ठीक है, तो इट इज़ बेस्ड ऑन द एक्सेप्शनल क्वालिटीज़ ऑफ द लीडर, एडमिनिस्ट्रेशन अंडर दिस अथॉरिटी स्टेबल, देयर इज़ नो हायरार्किकल असाइनमेंट ऑफ टास्क अंडर दिस अथॉरिटी, और है on the death of the leader, this authority, the question of successors arises. तो इसका करेक्ट आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 4 का? तो इसमें से क्या नहीं है वो देखना है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन अंडर दिस अथॉरिटी इज स्टेबल। चलिए मूव ऑन करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ए प्रिस्मैटिक सोसाइटी इज कैरेक्टराइज्ड बाय ए हाई डिग्री ऑफ होमोजेनिटी, ए हाई डिग्री ऑफ हेटेरोजेनिटी, ए हाई डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी या फिर नन ऑफ द अबव। अब हमें बताना है कि प्रिस्मैटिक सोसाइटी की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पहले हम जान लेते हैं कि जो प्रिस्मैटिक सोसाइटी है वो किसने दिया है। तो यहाँ पे हम एक छोटा सा वो ले लेंगे पेज यहाँ पे।
ठीक है, चलिए पहले हम समझते हैं कि प्रिस्मेटिक सोसाइटी क्या है और ये जो कॉन्सेप्ट है ये किसने दिया है। ये दिया है रिग्स ने। ठीक है, किसने दिया है पहले आपको ये पता होना चाहिए, ये रिग्स ने दिया है। इसमें क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि प्रिस्मेटिक सोसाइटी है वो ऐसी सोसाइटी को डिस्क्राइब करती है, ऐसी सोसाइटीज़ को डिस्क्राइब करती है जो कि मूव कर रही है फ्रॉम ट्रेडिशनल टू मॉडर्न स्ट्रक्चर। ट्रेडिशनल यानी कि ओल्ड, ठीक है, पुराने रीति रिवाज से कहाँ मूव कर रही है, टू मॉडर्न, ठीक है, मॉडर्न स्ट्रक्चर में। इन्होंने कहा कि इस सोसाइटी में क्या हो रहा है, ए ब्लेंड ऑफ बोथ मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल एलिमेंट, जिस वजह से जो है कि सोसाइटी में चेंजेस आ रही है। प्रिस्मेटिक सोसाइटी जो होती है उसमें डाइवर्स रेंज ऑफ कल्चर होता है, इकोनॉमिक कल्चर होता है, सोशल कल्चर होता है, ठीक है, अलग अलग वैल्यूज़ होती हैं, बिलीफ होते हैं, ठीक है। अब जिस वजह से क्या होता है, सोशल फ्रेगमेंटेशन होती है और कन्फ्लिक्ट आने लगते हैं। तो प्रिस्मेटिक सोसाइटी क्या बताती है, ए हाई डिग्री ऑफ हिट्रोजेनिटी। हिट्रोजेनिटी का मतलब होता है कि डाइवर्स रेंज ऑफ कल्चर्स, ठीक है, जैसे सोशल इकोनॉमिक कल्चर जिसमें अलग अलग सेट ऑफ वैल्यूज, बिलीफ और प्रैक्टिसेस हो। ओके, क्यों? क्योंकि इसमें ओवरलैपिंग हो रही है। किसकी ओवरलैपिंग हो रही है? ओवरलैपिंग ऑफ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न सोसाइटी। ओके, इसमें नेपोटिज्म एंड फेवरिज्म भी हो सकता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। द रिगेनियन, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मॉडल ऑफ प्रिस्मेटिक सोसाइटी इज प्राइमरी एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द इकोलॉजी ऑफ थाईलैंड। रिक्स टू, इसका रीजन है, रिक्स टू डायमेंशनल अप्रोच मीन्स दैट द प्रिस्मेटिक मॉडल वुड इंक्लूड एनी सोसाइटी दैट इज डिफरेंशिएटेड बट मैलिंग इंटीग्रेटेड होगा, ठीक है। चलिए, both A and B are correct and R is the correct explanation of A. Both are true and R is not the correct explanation of A. A is true, R is false, A is false, R is true. अभी मैंने आपको बताया कि प्रिस्मेटिक सोसाइटी जो है वो क्या है, बताया था ना आपको मैंने, ठीक है ना। तो अभी आपने बताना है इसका मतलब। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। फॉर साइमन, For Simon, administrative man looks for a course of action that is best from those available to him. For Simon, administrative man is motivated by satisfactory outcomes. Both A and R are correct and R is the correct explanation. Both are correct and R is not the correct explanation. A is true, R is false, A is false, R is true. Question number 7 का आंसर है ऑप्शन नंबर D, that is A is false and R is true. चलिए नेक्स्ट आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ द डिसिप्लिन ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब एवोल्यूशन हुआ था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, कैसे शुरुआत हुई थी, उसका एक करेक्ट सीक्वेंस आपने बताना है। क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी, द एरा ऑफ पॉलिटिक्स, एडमिनिस्ट्रेटिव डायकोटमी, प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, फोकस ऑन इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज। क्वेश्चन नंबर 8। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, खुद अब करेक्ट सीक्वेंस में भी लगा लेना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट सीक्वेंस इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द मैस्लो नीड ऑफ हायरार्की? एस्टीम नीड्स, एफिलिएशन नीड्स, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो आप इसको खुद ही एक बारी PDF भी मैं शेयर कर दूंगी अपने टेलीग्राम चैनल पे, उसका लिंक जो है वो मैं डाल देती हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहाँ जाके जितने भी लेक्चर्स हैं उन सब के PDF को डाउनलोड कर सकते हैं एंड इनको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपके एग्जाम के लिए।
Arrange the following in their chronological orders: Paul's Appleby report, Gopalaswamy Iyengar report, N.N. Vohra report and R. Rajachellan report. अब हमको इनको सीक्वेंस में लगाना है कि इन सब कौन सी रिपोर्ट सबसे पहले आई होगी. तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है. ईयर्स अगर आपने पढ़े होंगे तो आप इनको करेक्ट सीक्वेंस में लगा सकते हो. नेक्स्ट आता है मैथ्स वाला क्वेश्चन. तो आज ही आपने देखा होगा कि जेई वालों का एग्ज़ाम था, तो पेपर लीक के काफ़ी यहाँ पे जो है बोल रहे हैं बच्चे कि हमारा पेपर लीक हुआ था, है ना, कि टाइमिंग का इशू था मे बी. सो देख लीजिए, JKSS भी ऐसे पेपर कंडक्ट करवाती है, तो आप लोगों को अच्छे से पढ़ लेना चाहिए अपने लिए. चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम. अब यहाँ पे लिस्ट 1 है एंड लिस्ट 2 है, आपने इसको मैच करना है. ओके चलिए. LD वाइट, William Boy, Gulick and Urwig, Dwight Warlow, Principle of Public Administration, Papers on the Science of Public Administration, Study of Public Administration, Introduction to the Study of Public Administration. ओके. LD वाइट जो है वो इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. हमें ए का 4 जहाँ दिख रहा है, सॉरी यहाँ पे 2 ऑप्शन थे, ये वाला और ये वाला, बट इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, क्योंकि विलियम बॉय जो है उनका प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उनकी बुक का नाम है. नेक्स्ट है, यहाँ पे कुछ अप्रोचेस दिए और यहाँ पे उनके जो थिंकर्स हैं उनसे रिलेटेड उनके नाम है. अब आपने बताना है कि इकोलॉजिकल रिपोर्ट, बिहेवियरल अप्रोच, पब्लिक चॉइस अप्रोच एंड सिस्टम अप्रोच. क्रिस एग्रीज, निक्सन, निन, रिग्स या डेविड ईस्ट. तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी. ठीक है. चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13. मैच लिस्ट 1 and 2. वाइड रॉर, एटजोनी, डेविड ट्रूमैन, वी ऑस्ट्रोम. अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत होगा तो आप अपने तरफ से जैसे उसको प्रोनाउंस कर सकते हैं वैसे कर लेना, जैसे भी समझ सकते हैं. ठीक है ना. मिक्स टैनिंग अप्रोच, नॉर्मेटिव ऑप्टिमम मॉडल, गवर्नमेंटल प्रोसेस या पब्लिक चॉइस थ्योरी. तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये वाला. ठीक है. इसका ऑप्शन डी नीचे होगा, बट इसके आंसर्स भी मैंने साथ में लगाए हैं. ओके चलिए. अब यहाँ पे फिर से लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 है. ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और आपने बताना है कि ये किससे के साथ रिलेट करती है. ओके चलिए. ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, शेड्यूल, रिस्पोंडेंट, शेड्यूल, क्वेश्चनरी एंड द टाइम. टाइम रिसोर्स कैन बी सेव बाय सेलेक्टिंग ए स्मॉलर सेगमेंट ऑफ द रिस्पोंडेंट. ठीक है. ये फर्स्ट ये यहाँ पे 4 हैं और ये यहाँ पे 5 दिए हुए हैं. आपने इन चारों में से, इन 5 में से कोई 4 ही आंसर होंगे. ठीक है, सारे आंसर नहीं है. ऑब्जर्वेशन, फैसिलिटेट इंसाइट इनटू द रिस्पोंडेंट, डेटा कलेक्शन आर मोर रिलायबल, द रिसर्चर फिल अप द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम द रिस्पोंडेंट हिमसेल्फ, द रिस्पोंडेंट हैज़ टू himself fill the entries, the time and resource can be saved by selecting a smaller segment of the respondent. अब आपने इसको जब आप मैच करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी. ठीक है. जैसे आप इसको मैच करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी. ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है कि डेटा कलेक्टेड आर मोर रिलायबल होना चाहिए. इंटरव्यू, फैसिलिटेड इंसाइट इनटू द रिस्पोंडेंट. शेड्यूल, the researcher fill up the information collected from the respondent. Questionnaire, the respondent has to himself fill the entries. चलिए नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 15. मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2. रिग्स, लुकेन पाई, गेराल्ड कैडिन, ओपी द्विवेदी. डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, फ्रंटियर्स ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, एस्पेक्ट ऑफ द पॉलिटिकल डेवलपमेंट. इसका आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर सी. ठीक है. तो याद रख लेना कौन कौन सी अप्रोचेज जो है वो किस थिंकर ने दी है. ये इस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं. द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी इज मोस्टली एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स? फ्रेडरिक टेलर, हर्बर्ट साइमन, मैक्स वेबर, मैरी पार्कर फॉलेट. तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी.
Which of the following is not a principle of scientific management? Time and motion study, functional foremanship, unity of command, standardization of work. क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज यूनिटी ऑफ कमांड। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 18। द न्यू पब्लिक मैनेजमेंट अप्रोचेस एम्फसाइज हायरार्किकल स्ट्रक्चर, सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल, मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म, रेड टेप एंड ब्यूरोक्रेसी। क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के एम्फसाइज क्या करता है? मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19. The rule of lapse in budgeting means unspent funds are carried over to the next financial year. Unspent funds are forfeit at the end of the financial year. Funds are allocated based on the past expenditure. Budgets are prepared based on the political priority. तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, रूल ऑफ लैप्स का मतलब क्या होता है? Unspent funds are forfeited at the end of the financial year. Next, question number 20. Which of the following is not a characteristic of good governance? Accountability, transparency, inefficiency या participation? को क्या होगा? नॉट ए गुड कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा ना, तो इनएफिशिएंसी तो होगा, अकाउंटेबिलिटी भी होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी भी होना चाहिए, पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए। इनएफिशिएंसी थोड़ी एफिशिएंसी होता है, फिर होता है। ठीक है ना। The concept of organizational slack refer to excessive workload for employees, unused resources within an organization, efficient use of resources, a strict hierarchical structure. क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, साथ साथ में मैंने छोटा छोटा एक्सप्लेनेशन भी दिया है, आप अपने हिसाब से पढ़ लेना। What is the main focus of the developmental administration approach? Maintaining law and order, economic growth and social development, administrative efficiency, control and regulation. क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। Who is known as the father of scientific management? साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी का फादर कौन है? अल्टन मेयो, मार्क्स वेबर, फ्रेडरिक ट्यूअल, गुलिक। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, डेटिक टाइलर। Who coined the term scientific management? लुइस ब्रांडिस, एम्पी फॉलेट, उर्विक या टाइलर? साइंटिफिक मैनेजमेंट की टर्म को किसने कॉइन किया था? वो है हमारे लुइस ब्रांडिस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। फंक्शनल फोरमैनशिप इज द टेक्निक ऑफ विच थ्योरी? क्लासिकल थ्योरी, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी या ह्यूमन रिलेशन थ्योरी? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, डेट इज साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। हु रोट द बुक वर्क एंड अथॉरिटी इन इंडस्ट्री? रिचर्ड बेंड्रिक्स, चल रहा है, हाँ ठीक है, F.W. टाइलर, H.L. गैंट, थॉमसन? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, डेट इज रिचर्ड बेंड्रिक्स। देखिए बुक्स एंड जो बुक्स होते हैं उससे रिलेटेड और अप्रोचेस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं, तो आप अच्छे से इसको ध्यान से पढ़िएगा। हु कॉल्ड क्लासिकल थ्योरी एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी? हेनरी फ्योल, लूथर गुलिक, एम्पी फॉलेट, मार्क एंड साइमन? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ द क्लासिकल थ्योरी? मूने एंड रिले, हेनरी फ्योल, लूथर गुलिक, एम्पी फॉलेट? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, दैट इज हेनरी फ्योल। फंक्शनल फोरमैनशिप इज द टेक्निक ऑफ विच थ्योरी? आई थिंक ये रिपीट कर लिया ना हमने, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। चलिए नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी? साइंस नॉट ऑफ थंब रूल, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, इंडिविजुअलिज्म नॉट कॉर्पोरेशन, मैक्सिमम आउटपुट इन प्लेस ऑफ रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट? कौन सा प्रिंसिपल नहीं है साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी का? वो है ऑप्शन नंबर बी, डेट इज हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। ह्यूमन रिलेशन थ्योरी को और क्या कहा जाता है? ह्यूमनिस्टिक थ्योरी, सोशल इकोनॉमिक थ्योरी, न्यू क्लासिकल थ्योरी, ऑल ऑफ द अबव? ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है Hawthorne study is the basis for the rise of which theory? Hawthorne studies is the basis of rise of the which theory? Scientific management theory,
एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी या फिर बिहेवियरल थ्योरी। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है, डेट इज ह्यूमन रिलेशन थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, which of the who is known as the foremost model builder in comparative public administration? Gabriel Almond, Robert Dahl, Briggs या Roscoe Martin। 32 का है ऑप्शन नंबर सी, डेट इज रिग्स। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 33, Who among the following is not an exponent of the ecological approach? J.M. Goss, Roscoe Martin, Robert Hall, Chester Bernard। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है। चलिए नेक्स्ट, Bazar canteen model is a feature of which model? Prismatic Sala model, Fuse prismatic distracted model, aggregate industrial model, aggregate transistor industrial model। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, डेट इज प्रिस्मेटिक साला मॉडल। ठीक है, रिग्स ने दिया था ये। Who define economic innovation in his theory of economic development? Joseph Schumpeter, Max Weber, Peter Drucker, Adam Smith। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, जोसेफ शम्पेटर। तो यहाँ पे हो जाते हैं हमारे 35 क्वेश्चंस डन। मैंने और क्वेश्चंस लाने थे बट अभी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे मैंने आपको 35 क्वेश्चंस अभी करवा दिए हैं। नेक्स्ट अब आपके लिए होप रेगुलर वीडियो ला सकूं। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि नेक्स्ट आपको लेक्चर किस पे चाहिए। ठीक है, हम MCQ बेस ही करेंगे क्योंकि आपका सितंबर में एग्ज़ाम है। ठीक है ना, तो सितंबर में नहीं, हाँ अक्टूबर में है। ठीक है ना, इतना मैंने डेट नहीं देखा था, मे बी अक्टूबर में है आपका जो पॉलिटी वाले जो हैं उनका अक्टूबर में एग्ज़ाम है। तो तब तक हम और MCQs कर लेंगे। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको किस पे MCQs चाहिए। ठीक है, तो अभी हमने पबैड पे किए हैं, नेक्स्ट आप हमें बता दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, थैंक यू। हाँ, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए बिकॉज़ वहाँ पे मैंने सभी जितने भी PDF होते हैं वो वहाँ पे डाल दिया है, तो आप उनको डाउनलोड करके इनको फिर से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, प्रिंट आउट लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप फ़ोन पे भी देख के OMR शीट ला लीजिए। ठीक है ना, OMR शीट लाइए और उस पर सॉल्व करिए। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम से आपको और क्वेश्चंस मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू एंड बाय बाय।